हाँ जी, तो सबसे पहले डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता था। डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में हमने बोला था कि जो इजिली ट्रेस किया जा सके फ्रॉम दी स्पेसिफिक कॉस्ट, ठीक है, टू एज अ स्पेसिफिक कॉस्ट ऑब्जेक्ट लाइक अ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये सारा का सारा क्या होता है, इजिली यू कैन आइडेंटिफाई इन द प्रोडक्ट कि हाउ मच द मटेरियल इज, how much material is being used, how much the labor has been spent, ये आपको इमीडिएट पता चल जाता है। तो जो ट्रेसेबल होता है दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होगा वो सारा का सारा इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाता है। अब सवाल आता है व्हाट इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट एंड कॉस्ट यूनिट। तो देखिए एनीथिंग होम द कॉस्ट कैन बी असाइन, तो जिसके ऊपर आप कॉस्ट को असाइन करते हो, लाइक आप कोई भी कस्टमर के ऊपर, डिपार्टमेंट के ऊपर, सर्विस, प्रोडक्ट, एनीथिंग यू कैन कॉल एनीथिंग, जिसके ऊपर भी आप प्रोडक्ट लाइन, कस्टमर लाइन, डिपार्टमेंट, सर्विस, प्रोडक्ट, वॉट एवर बी द नेम इज, जिसके ऊपर आप कॉस्ट को अकोमुलेट करते हो या कॉस्ट को आप असाइन करते हो, दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट ऑब्जेक्ट। देयर इज अ कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब क्या होता है, जो आपके कॉस्ट को ट्रिगर करता है, या यू कैन से दैट जिसका कॉस्ट के साथ इमीडिएट रिलेशन होता है। द एक्टिविटी विद हाईली कोरिलेटेड टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट, जैसे नंबर ऑफ सेटअप्स, मशीन आवर्स, लेबर आवर्स, नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द cost drivers which we will use when we will do the activity based costing. Cost driver trigger the cost, like the cost of quality is number of the defective items. The cost pool का मतलब क्या होता है, it is very much similar to the cost object। यहाँ पे क्या करते हैं आप, जो similar nature के cost होते हैं you just accumulated together an account into which the variety of the similar cost elements which common cost are accumulated, so this is the place where you are accumulating the cost। unit cost का मतलब क्या होता है, the cost of one unit, like a cost unit cost of pen, like that is the example, यानी per unit cost is like a unit cost। explicit cost का मतलब यह होता है जिसमें आपका कैश पेमेंट इन्वॉल्व होता है, लाइक यू आर पेइंग आउट ऑफ योर पॉकेट कॉस्ट। implicit cost जो होता है जिसमें you don't need to pay any cost, it is like a economic cost also, and this is also known as the imputed cost, ठीक है, does not require any cash payment, okay, and it is not recorded in the books of accounts, but it is considered when you are going for the decision making, like the opportunity cost। So opportunity cost is the cost of lost contribution which is lost by not utilizing the limited resources in their best alternative, ठीक है, एंड इट इज अ टाइप ऑफ इम्प्यूटेड कॉस्ट। तो क्या होता है कि आपके पास 100 रुपए है, 100 रुपए में आप 2-3 काम कर सकते हो, तो जो दूसरे काम से बेनिफिट्स आपको मिलने वाले थे, वो जो बेनिफिट्स आप लॉस करते हो, दैट इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सम कॉस्ट क्या होता है, ये एक तरह का डूबा हुआ कॉस्ट होता है विच इज ऑलरेडी इनकर्ड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड, इट इज इररेलेवेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है एडिशनल कॉस्ट और रिकवरी टू प्रोड्यूस वन एडिशनल यूनिट। व्हेनेवर यू आर प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट यू नीड टू पे सर्टेन कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल कॉस्ट। कमिटेड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ये कॉस्ट फॉर द कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, लाइक आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी रख के रखा हुआ है, लाइक आपने प्लांट रखा हुआ है, सो प्लांट का रेडीनेस कॉस्ट इज लाइक अ कमिटेड कॉस्ट। अवॉइडेबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, विच कैन बी eliminated by not engaging the activity, like अपने ऑफिस में आपको ट्रेनिंग देना है कि नहीं अपने एम्प्लॉय को, that kind of decisions is totally a discretionary decisions where you can avoid if you don't want to give the training to your people, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, इंजीनियर्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, those have a direct observable quantifiable cause and effect, that what is like this cause and effect you also learn when you do the ABC analysis। So here whatever like you assign the cost based on some reason, that is called the engineer cost। incremental cost is like an additional cost, ठीक है, इनहेरेंट इन अ गिवन डिसीजंस। तो अगर कोई भी आपका कोई कोई एक लेवल है, उसके लेवल के बाद का अगर कोई कॉस्ट आपने पे कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द इंक्रीमेंटल। इस द डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब होता है कि दो डिसीजन के बीच का जो कॉस्ट है, लाइक डिसीजन ए, डिसीजन बी, डिसीजन ए कॉस्ट 10,000, डिसीजन बी कॉस्ट 12,000, सो डिफरेंशियल कॉस्ट इज 2000। कंट्रोलेबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, विच इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस एट द गिवन लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। आप मैनेजमेंट हो, आप डिसाइड कर सकते हो कि सर्टेन एक्सपेंस शुड बी इनकर्ड और नॉट टू बी इनकर्ड। अगर आप डिसीजन को ले सकते हो, और दैट अगर आप उसको लाइक मशीन को अभी लेना है कि नहीं लेना है, ये आप डिसीजन अगर बीइंग अ प्रेसिडेंट, बीइंग अ मैनेजर्स आप ले सकते हो, तो वो आपके लिए कंट्रोलेबल नॉन कंट्रोलेबल आपके पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि आप वो पोजीशन होल्ड करते हो। यहाँ पे बोल रहा है दोस्त दैट अ पर्टिकुलर डज नॉट हैव एनी अथॉरिटी टू चेंज, यानी आप मैनेजर नहीं हो बट आप जिस फॉलो करते हो इंस्ट्रक्शन, तो फॉर यू इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, सो इट इज अ नॉन कंट्रोलेबल एट योर पॉइंट ऑफ व्यू, एट योर पॉइंट ऑफ
like at your place. इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि when you sum up all the explicit and the implicit cost, that is called the economic cost. Split of point का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा. You need to visualize the situation of joint cost. Joint cost में क्या होता है, there are certain expenses you have to incur to the point of split. Like आप यहाँ पे एक आपका अगर स्प्लिट अप पॉइंट है, यहाँ से कोई आइटम बनेगा, लाइक पेट्रोल बन गया, डीजल बन गया, केरोसिन बन गया, तो until here whatever be the expenses you are incurring, material, labor, refining cost and all these things, extractions, mining and all these things, rig का cost, everything cost is called the joint cost. तो यहाँ तक बोल रहा है. स्प्लिट अप पॉइंट का मतलब होता है यहाँ के बाद जो आपने स्प्लिट किया हुआ है, ये पॉइंट पे जब आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हो, और व्हेन यू आर स्प्लिटिंग द कॉस्ट टू द रिस्पेक्टिव आइटम, इसको हम बोलते हैं स्प्लिट अप पॉइंट. सो ऑफन द मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व the processing of the single input up to the point at which the multiple ends products become the separate identifiable, that is called the split up point. तो यानी यहाँ के बाद ये identifiable different product can be produced like petrol, diesel, kerosene are the example for that. ज्वाइंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, दोज कॉस्ट इनकर्ड बिफोर द स्प्लिट अप पॉइंट, यानी यहाँ तक का जो भी कॉस्ट होता है, इस पॉइंट तक का जो भी आपका कॉस्ट है, इस पॉइंट तक का जो भी कॉस्ट है, सारे के सारे कॉस्ट को आप ज्वाइंट कॉस्ट कहते हैं. सिंस दे आर नॉट ट्रेसेबल टू द एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, देन मस्ट बी एलोकेटेड. तो इनके कॉस्ट क्या होते हैं, इंडिविजुअल प्रोडक्ट वाइज आइडेंटिफाई नहीं होते हैं. सिंस द बिगिनिंग एंड आफ्टर स्प्लिट अप पॉइंट यू डू डिस्ट्रीब्यूट द कॉस्ट ऑन द प्रोडक्ट लाइन और द different आइटम्स बेस्ड ऑन द फार्मूला, बेस्ड ऑन द प्रोसेस यू फॉलो. सेपरेबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि the cost incurred beyond the split up point. Once the split up point is over and you have identified what are the items you are producing, आप जो आइटम के ऊपर जो कॉस्ट असाइन करते हो, that is called the separable cost. बाई प्रोडक्ट क्या होता है, इट्स अ वेरी इजी डिफिनेशन. बाई प्रोडक्ट वो होता है, इट इज लाइक अ जॉइंट प्रोडक्ट बट इनकी मार्केट वैल्यू थोड़ी कम होती है. These are the product relatively smaller total value of the product simultaneously from the common manufacturing process. So it is like a joint product only, but it has a less sales value. That's why it's called the byproduct. Your intention was not to produce, but it's being produced by default. Okay. The examples where the joint costing is very important is the petroleum. That what we all knows that, because petroleum is the main place where we can visualize, we can understand how the joint costing is being worked, being used. ठीक है. उसके बाद मैंने यहाँ तक आप लोग को बोला था कि एक बार पढ़ के आने के लिए. I don't know, somebody has done some message. I just want to read what is the message. ये सारा मैंने लास्ट पे आप लोगों को बोला था पढ़ के एक बार आने के लिए yesterday. ठीक है जी. यहाँ तक में कोई रफीक भाई एनी डाउट है क्या? रफीक भाई आपकी आवाज को नहीं आ रही भाई जी, बहुत धीरे आ रही है. लग रहा है माइक बहुत दूर रखा आपने सर. नजदीक ही है. चले कोई नहीं, मैंने 100 भी कर दिया. अब तो स्पीकर का वो वॉल्यूम में थोड़ी वो है. बट एनी हाउ आपको ये चीजें समझ आ रही है, क्योंकि ये डिफिनेशंस जो है काफी इंपॉर्टेंट है. क्योंकि जब आप डिफिनेशन को समझ जाते हैं, कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, जब इसका इस्तेमाल होता है तो आप उसको इजीली रिलेट कर पाते हैं, मतलब आप आराम से कर पाते हैं. तो आई डोंट थिंक कि यहाँ तक में कोई आपको दिक्कत होएगा. कुछ में दिक्कत है क्या, बोलिए. ओके बिनसाल भाई, आपको कोई दिक्कत है? नहीं, अगर कोई डाउट हुए तो आप मेरे को इमीडिएट बोलो भाई. ठीक है. अब आता है एक नॉर्मल लॉस है एबनॉर्मल लॉस. दैट एवरीबॉडी नोज दैट कि नॉर्मल क्या होता है, उस चीज का आइटम मैंने कहा जाता है कि नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस में जो कॉस्ट आप इनकर करते हो, जो लॉस आपका होता है या स्पॉइलेज होता है, जो कि आई कैन से दैट कि वो नेचर ऑफ द प्रोडक्ट होता है, मतलब आप उसको उससे हटा नहीं सकते. सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज एसेंशियली या इनिशियली आप क्या होता है, अनकंट्रोलेबल होता है, क्योंकि आप इसको वो कंट्रोल नहीं कर सकते. इट इज लाइक अ नॉर्मल स्पॉइलेज. ठीक है. सो नॉर्मल स्पॉइलेज इज एक्सपेक्टेड अंडर द एफिशिएंट वर्किंग कंडीशन आल्सो. सो आप इसको कुछ नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई यू हैव टू ट्रीट इट एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट. आप उसको क्या करोगे, प्रोडक्ट कॉस्ट की तरह ट्रीट करोगे और उसको
मतलब आइटम के वैल्यू में ऐड कर दोगे, ठीक है, सो दैट यू कैन रिकवर फ्रॉम द गुड यूनिट। अब नॉर्मल क्या होता है कि वो आप अंडर नॉर्मल एफिशिएंट वर्किंग कंडीशन में ये एक्सपेक्टेड नहीं होता, बल्कि ये हो जाता है ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स। तो आप इसको नॉर्मल एक्सपेक्ट नहीं करते, ये abnormal चीज है। abnormal spoilage should be especially identified and reported to the management accounting। यानी आपकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू सेपरेट, यू हैव टू शो इट सेपरेटली, यू हैव टू ट्रीट इट सेपरेटली। तो ये इसकी अपनी एक नेचर है। एबनॉर्मल कोई नेचर नहीं होता है। एबनॉर्मल कोई या कोई बंदा चोरी कर लिया, या कोई बंदा गिरा दिया, कोई बंदा तोड़ दिया। यानी आप एक इमेजिन करो ना, आप एक फैक्ट्री में प्रोडक्शन को इमेजिन करो, किसी बंदे ने साइज जो है 5 फुट 5 इंच कटनी चाहिए, 5 फुट 3 इंच काट के पूरा माल तैयार कर दिया, तो वो नॉर्मल स्पॉइलेज नहीं होगा, वो एबनॉर्मल हो जाएगा, बिकॉज दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड इन द नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस। ठीक है, उसके बाद एग्जाम में ये जो आता है ये आपको एस्से में लिखने आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द रीवर्क, स्क्रैप एंड वेस्ट। ठीक है, तो रीवर्क क्या होता है, स्क्रैप क्या होता है और वेस्ट क्या होता है। तो सुनिए, सबसे पहले बोलते हैं कि रीवर्क में क्या होता है कि आपने जो एक स्टैंडर्ड कंफर्मिटी चाहिए होती है, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ सिलेबिलिटी का मतलब होता है एक कंफर्मिटी होता है, एक लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन होता है जो कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि कस्टमर एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ जी साहब इसमें आइटम में ये चीजें होनी चाहिए। इफ यू आर नॉट मीटिंग तो आपको एडिशनल एफर्ट लगाने पड़ते हैं टू ब्रिंग द आइटम टू दैट स्टैंडर्ड। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीवर्क बोलते हैं। तो रीवर्क कंसिस्ट ऑफ द इन प्रोडक्ट दैट नॉट meet the standard of sellability that can be brought to sellable conditions by additional effort. The decision to rework or discard is based on whether the marginal revenue is gained from selling of these reworks exceeded the marginal cost of performing the rework। तो इसका मतलब ये होता है कि पहला तो rework required कब होगा, रिक्वायर्ड तब होगा कि when you are producing something and it is not up to that standard की मार्केट में या मार्केट की क्वालिटी के साथ ये कंफर्म हो, कंफर्मिटी टेस्ट को ये पास कर ले। अगर ये पास नहीं होता है, नाउ यू नीड टू थिंक whether you need to rework or not rework, that totally decision depend upon your marginal revenue and the marginal cost. If you are selling as a scrap, how much you are going to get? If you are selling by making the item good, how much you will get? You need to do all this analysis to understand कि whether you should do the rework or not। तो ये डिसीजन जो होता है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। यू नीड टू ऑलवेज थिंक्स पॉइंट ऑफ व्यू द एडिशनल कॉस्ट प्लस मार्जिनल रेवेन्यू व्हाट यू आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट। उसके बाद बोल रहा है स्क्रैप कंसिस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल लेफ्ट ओवर फ्रॉम द प्रोडक्शन बट स्टिल यूजेबल फॉर द प्रोसेस अदर देन दोज which are originally intended for। इसका मतलब क्या होता है कि आप जो लोहा लेके आते हो, लोहा का एक ग्रिल बना है बट छोटे छोटे लोहे के टुकड़े बच जाते हैं, that can be used but not for the purpose which you are bought for, so it means this is a scrap for you, but ये जो है different productions पे यूज हो सकता है। लेकिन वेस्ट क्या होता है, जो लेफ्ट ओवर आइटम होता है जिसको आप उसका कोई फर्दर यूज नहीं हो सकता, ठीक है, उसको किसी दूसरे फॉर्म में चेंज करके यूज करना पड़ेगा अगर करना भी है तो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द वेस्ट। तो ये तीन पे आपको एग्जाम में थोड़ा सा लिखने आ सकता है। फिर एक छोटा सा एग्जांपल है डिस्क्रिशनरी कॉस्ट क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि फ्लेक्सिबल कॉस्ट। डिस्क्रिशनरी कॉस्ट इज आल्सो कॉल्ड द फ्लेक्सिबल कॉस्ट। तो डिस्क्रिशनरी कॉस्ट वो होता है जैसा आपने सुना होगा, कोई एक मैनेजर है जिसको एक बोला गया कि आप यहाँ तक एक सॉर्ट ऑफ डिसीजन ले सकते हैं, अगर उसका मर्जी होएगा तो लेगा, लेकिन उसका मर्जी होएगा ऐसा कुछ नहीं होता। अगर if there is a value addition to the business then only he will take the decision, if there is a benefits then he will take the decision, otherwise he won't take। so there is a certain examples is here। पहला बोला are the cost that may not be incurred by the either engaging in an activity not engaging in it, the discretion of the manager bearing the cost in short term। Not engaging a discretionary activity will not cause any adverse effect on the business। Furthermore, the value added and the benefit obtained from the spending of the money cannot be precisely defined। Advertisement, research and development, the employee training are they usually given the example of the discretionary cost। Discretionary cost or the flexible cost may be fixed, may be variable or may be mixed। बाकी ये जो है पहला कि वो डिसीजन लेना है या नहीं लेना है ये मैनेजर के ऊपर डिफाइन करता है। अगर नहीं लेने से बिजनेस को कोई नुकसान नहीं होता, अगर ले लेता है तो बिजनेस के लिए वैल्यू एडेड होता है, बट वो साथ में उसको वो देखना पड़ता है, इसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करनी पड़ती है कि जितना मैं कॉस्ट दे रहा हूँ क्या रैली में उतना वैल्यू एडिशन टू द बिजनेस होगा या नहीं होगा। तो दैट काइंड ऑफ डिसीजंस व्हेन यू आर टेकिंग उसी प्रोसेस को या उस चीज को हम बोलते हैं साहब डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। ये डिसीजन बेस्ड टोटली प्योरली डिसीजन बेस्ड कॉस्ट होते हैं, ठीक है।
बाकी आपको पता है कि फिक्स क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और सेमी वेरिएबल क्या होता है, मिक्स क्या होता है। ये आई बिलीव आप लोग को सबको आइडिया हो गया है। लो हाई मेथड्स भी आपके साथ हमने डिस्कस कर दिया था, उसके बाद दोनों को डिफरेंशिएट करना भी सिखा दिया था। अब आता है कि साहब कि आपके पास जो कॉस्टिंग होती है उसको जो होता है कॉस्ट का एक्यूमुलेशन बोलते हैं, ठीक है, कॉस्ट की एक्यूमुलेशन बोलते हैं। तो कॉस्ट की एक्यूमुलेशन के लिए कुछ अपने अपने तरीके हैं, कुछ कुछ मेथड्स हैं। तो देखिए सबसे पहले बोला गया कि कॉस्टिंग सिस्टम को पहले समझते हैं। तो बोल रहा है प्रोडक्ट कॉस्टिंग इंक्लूडिंग द accumulation, classifying and assigning the cost of material and factory overhead to the product. In developing the cost system, the management accountant to make the choice of three categories. पहला cost measurement का, ठीक है, दूसरा कॉस्ट एक्यूमुलेशन का, और तीसरा मेथड टू बी यूज द लाइक एक्टिविटी बेस उसको यूज करना है या वॉल्यूम बेस यूज करना है, ठीक है। ये किसके लिए, ये ओवरहेड के लिए। तो पहला चीज क्या होता है, द मेजरमेंट मेथड। तो मेजरमेंट मेथड में कि हम कौन से कॉस्टिंग के मेजरमेंट मेथड्स को फॉलो करेंगे, दैट इज फर्स्ट क्राइटेरिया। द सेकंड, हाउ द कॉस्ट शुड बी accumulated, एंड तीसरा हाउ द ओवरहेड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये तीन काम बेसिकली कोई भी कॉस्टिंग सिस्टम पे होता है। तो सबसे पहला कि कौन सा मेथड्स हमको फॉलो करना चाहिए, तो यहाँ पे हम तीन तरीके से मेजरमेंट की कॉस्टिंग का जो मेथड्स होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला मेथड कहलाता है एक्चुअल, दूसरा नॉर्मल, तीसरा स्टैंडर्ड। जो एक्चुअल मेथड होता है उसके बारे में कहा गया ये बहुत सिंप्लीफाइड मेथड है, इट्स अ वेरी सिंप्लीफाइड मेथड। इसके बारे में लिखा गया कि ये बहुत सिंप्लीफाइड मेथड है। दे आर इन पोजीशन टू नो हाउ मच, यानी जो डायरेक्ट मटेरियल जो एक्चुअल कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करते हैं, द बिजनेस व्हिच फॉलोज द एक्चुअल कॉस्टिंग सिस्टम, they know that how much direct material, direct labor and manufacturing overhead and they actually they consume। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उनको जो भी कॉस्ट उनको चार्ज करना होता है ये उनके लिए बहुत इजी होता है। दे डोंट नीड टू वेट, ये आराम से जैसे जैसे इनकर करते हैं वैसे वैसे इसको चार्ज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड मेथड्स होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल कॉस्टिंग। जस्ट 1 मिनट, आई जस्ट टेक अ कॉल। हाँ कहाँ है स्टेटस, आइए ना थोड़ा हेल्प तो कीजिए। अच्छा नहीं बनना है, बनना है, 10 मिनट और लगेगा। हाँ तो बेगम से आपको क्या खतरा है? अच्छा आप तो बोल रहे थे कि सब बस हम सब रोका है, बाकी लोग जितने वो कर रहे हैं। नहीं कुछ हाँ, तो ये सबसे पहले जो मेजर करने के लिए वी नीड टू फाइंड आउट कि विच मेथड वी विल यूज। तो पहला मेथड का नाम होता है एक्चुअल, दूसरे का नाम होता है नॉर्मल, तीसरे का नाम होता है स्टैंडर्ड। तो इसमें जो कॉस्ट का मेजरमेंट होता है वो कैसे होता है, तो बोला गया कि इट्स अ वेरी, जो एक्चुअल मेथड है वो बहुत सिंप्लीफाइड है, जहाँ पे हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड सबको हम एक्चुअल लेवल पे लिखते हैं। तो ये पूरे प्रोसेस को इफ यू डोंट वांट टू रीड, नो नीड टू रीड। आप सिर्फ अगर ये टेबल भी याद रखोगे तो एग्जाम में आपका
माइंड काम कर जाएगा और आप आराम से सवाल को कर पाओगे। जो एक्चुअल मेथड्स है उसमें सारे के सारे नंबर्स आपको एक्चुअल लेने पड़ते हैं, लेकिन जो नॉर्मल मेथड्स है, नॉर्मल अकाउंटिंग है, नॉर्मल अकाउंटिंग के बारे में क्या बोल रहा है, वी एक्चुअली नो हाउ मच डायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर इज इनकर्ड बट वी डोंट नो हाउ मच द मैन्युफैक्चरिंग overhead is incurred, so we use the predetermined rate of the overhead. So material labor are charged at the actual cost and manufacturing overhead is charged on the predetermined rate. तो यहाँ पे जो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होता है वो उसको हम प्री डिटरमाइंड ओवरहेड के हिसाब से इसको चार्ज करते हैं। तीसरा जो मेथड है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड। तो इन्होंने बोला कि सो कॉम्प्लेक्स एंड द प्रोडक्शन इज ह्यूज, we are not in position to keep the track of the actual consumptions of direct material, direct labor and manufacturing, so we have to use the predetermined yani expected या target cost are used for the labor director and labor material labor and manufacturing overhead. So what is going to be the expected expenses we are going to, you are writing here. So standard, so in the standard कॉस्टिंग मेथड्स व्हाट यू आर यूजिंग, आपको डायरेक्ट मटेरियल भी स्टैंडर्ड कॉस्ट पे लेना है, लेबर भी स्टैंडर्ड कॉस्ट पे लेना है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी स्टैंडर्ड कॉस्ट पे लेना है। तो ये आपको ये टेबल सिर्फ आपको कायदे से याद रखने का है। तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा एक्चुअल, नॉर्मल एंड स्टैंडर्ड। सो एक्चुअल यू विल टेक डायरेक्ट मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इन द एक्चुअल, नॉर्मल में आप लेंगे एक्चुअल, एक्चुअल एंड प्रीडिटरमाइंड रेट दैट इज स्टेटेड एज पी एंड स्टैंडर्ड में एस। ठीक है, तो ये तरीका होता है अपने कॉस्टिंग को लिखने का। फिर उसके बाद ये ओवर अप्लाइड, अंडर अप्लाइड जो हम लोग ये करेंगे, क्या नाम है, ओवरहेड करेंगे, देन वी विल कवर दिस पोर्शन। अब यहाँ पे एक सवाल लिया हुआ है जिसको हम तीनों मेथड से अभी करने वाले हैं। तो ये सवाल है, ठीक है, ये सवाल है। सवाल बोलता है कि देखिए uses of actual standard, normal and actual costing used for the same product under the same set of assumption। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इसमें का है, क्या नाम है, हॉक के बुक का सवाल है। ये क्वेश्चन आपको हॉक के बुक में भी मिलेगा अगर बुक को रेफर करेंगे तो। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि आपको तीन मेथड्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं। तो पहला मेथड्स को हमने लिखा जी एक्चुअल, दूसरे मेथड्स को हमने लिखा नॉर्मल और तीसरे मेथड को हमने लिखा जी स्टैंडर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या बताया कि देखिए लॉग होम ऑफ डॉग्स, लॉग होम फॉर डॉग्स इनकॉर्पोरेशन manufacture the dog houses made from the logs. It offered only one size style of the dog houses. For the year 2024, the company planned to manufacture 20,000 dog houses. Overhead is applied on the basis of direct labor and direct labor hour, and the direct labor standard is 2 hours per dog house। यानी एक डॉग हाउस को बनाने में 2 घंटे लगते हैं, और जो उसके बेसिस पे इस पे क्या इनकर्ड होगा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हम लोग डिटरमाइन करेंगे। बोल रहा है द कंपनी प्लान, क्या किया हुआ है उन्होंने, प्लान किया हुआ है कि पर डॉग हाउस पे हमारा जो डायरेक्ट मटेरियल लगने वाला है वो है लगने वाला 45 पर डॉग हाउस रॉ मटेरियल का लगेगा। उसके बाद लेबर का 30 डॉग हाउस पर डायरेक्ट लेबर लगेगा, और वेरिएबल ओवरहेड जो लगेगा वो लगेगा पर डॉग हाउस 10 पर डॉग हाउस, और फिक्स्ड ओवरहेड 260,000 यानी कि 13 पर डॉग हाउस लगेगा। क्योंकि आपने 20,000 मल्टीप्लाई बाई 13 कीजिएगा तो 20,000 के बेसिस पे ये फिक्स्ड ओवरहेड को निकाला गया है। एक्चुअली जो कॉस्ट इनकर हो रहा है वो डायरेक्ट मटेरियल, अब हम आते हैं इस कॉस्ट, इसको हम सॉल्व करते हैं।
एक्चुअल में हम मटेरियल भी एक्चुअल लेंगे, लेबर भी एक्चुअल लेंगे और ये भी एक्चुअल लेंगे। ठीक है जी। तो डायरेक्ट मटेरियल के बारे में लिख दिया जी 882,000 हम एक्चुअल लेंगे। लेबर के बारे में क्या बोल दिया उसने, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के बारे में क्या लिखा उसने, यानी अगर हमसे पूछेगा कि इफ यू आर फॉलोइंग द एक्चुअल कॉस्टिंग सिस्टम तो आपके पास कितना पैसा टोटल अकोमुलेट होके आना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं एक्चुअल फॉलो करूंगा तो हमारा जो कॉस्ट आएगा वो कितना आएगा 1988,920 और हमारा टोटल प्रोडक्शन कितना है जी 20,000। सो इट मीन्स मेरा पर यूनिट कितना प्रोडक्शन कॉस्ट बनेगा, पर यूनिट 99.45 हमारा पर यूनिट का कॉस्ट पड़ेगा। कैसे 882,000, अच्छा हमने 21,000 यूनिट प्रोड्यूस किया है, सॉरी। तो हमारा जो एक्चुअल प्रोड्यूस 21,000 है, तो 94.71 का हमारा पर यूनिट का कॉस्ट आ गया। तो ये हमारा अंडर एक्चुअल कॉस्टिंग सिस्टम हमारा कॉस्ट मैच हो गया। अब सवाल बनता है कि हम नॉर्मल कॉस्टिंग सिस्टम में क्या लगाएंगे। तो नॉर्मल कॉस्टिंग सिस्टम में बोला गया था कि आपका मटेरियल जो रहेगा वो एक्चुअल पे रहेगा, लेबर आपका एक्चुअल पे रहेगा, लेकिन ये जो दो है वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड प्री डिटरमाइंड रेट पे रहेगा। कौन से रेट पे रहेगा, प्री डिटरमाइंड के रेट पे। तो प्री डिटरमाइंड रेट का मतलब क्या, यहाँ पे बोला गया था कि जो है ओवरहेड जो अप्लाई हो रहा है वो पर 2 घंटे के हिसाब से अप्लाई हो रहा है। 2 आवर्स पर डॉग हाउसेस, 2 आवर्स पर डॉग हाउसेस। तो देखिए, तो वेरिएबल ओवरहेड हमारे पास कितना है 2 आवर पर डॉग हाउसेस। तो इसका मतलब हमने अगर 21,000 डॉग हाउसेस बनाया होगा तो 2 रुपए के हिसाब से कितना उसमें आवर्स लगेगा, लेंगे 2 आवर्स के हिसाब से कितना लगेगा जी साहब 42,000। ठीक है। अब उसका रेट क्या है, उसका रेट है 5 रुपया, हमारा वेरिएबल का रेट है। तो 5 रुपया से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस मल्टीप्लाई बाई 5, इसमें 5 रुपये का रेट है हमारा, और दूसरे वाले पे जो रेट है हमारा कितने का है 6.5 रुपए का रेट है। कितने का रेट है 6.5 रुपए का। तो मल्टीप्लाई बाई 6.5 का रेट है। अभी हमारा जो कॉस्ट निकल के आया नॉर्मल कॉस्टिंग सिस्टम में कितना आया, अच्छा सॉरी प्री डिटरमाइंड रेट 2.1 से लगेगा ना। तो हमारा कॉस्टिंग निकल के आ गया 95.5 का हमारा निकल के आ गया नॉर्मल कॉस्टिंग सिस्टम में, क्योंकि यहाँ पे हमने जो आवर्स कंज्यूम किए हैं वो लेने थे, जो आवर्स हमने एक्चुअली कंज्यूम किए थे हमने वो लेने थे। अब जब तीसरा जो मेथड्स है वो है हमारा क्या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम में हमने क्या करना है, हमारा ये आवर्स का कैलकुलेशन। स्टैंडर्ड में हमने क्या बोला था कि सारा का सारा आप स्टैंडर्ड लीजिएगा, क्योंकि आपने कुछ भी नहीं लेना है, बाद में सिर्फ वेरिएंस एनालिसिस करनी है। सारा का सारा स्टैंडर्ड में लेना है। तो सारा का सारा स्टैंडर्ड यानी मटेरियल 45 का लेना है आपने, उसके बाद आपने क्या लेना है लेबर 30 का लेना है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितने का दिया हुआ है जी 10 का दिया हुआ है, उसके बाद आपको ये कितने का दिया हुआ है 13 का दिया हुआ है। अब जो आपका कॉस्ट निकल के आ रहा है वो कितने का 98 का निकल के आ रहा है।
तो अगर आप क्या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम अगर फॉलो करते तो आपका 98 का कॉस्टिंग निकल के आता। तो आपके पास एग्जाम में क्या होता है, एक एमसीक्यू का एक सवाल है जहाँ पे लिखा गया है कि कॉस्ट अकाउंटेंट ने एक रेट दिया था और वो रेट में आपको नॉर्मल कॉस्टिंग सिस्टम अप्लाई करना है, यानी कि आपके पास मटेरियल और लेबर का रेट पता है पर ओवरहेड का आपको रेट नहीं पता है, लेकिन उसका प्री डिटरमाइंड रेट दिया हुआ था। तो वो सवाल में बेसिकली यू आर गोइंग टू यूज दिस मेथड नॉर्मल कॉस्टिंग सिस्टम। तो अभी हमने देख लिया कि तीनों अपनी कॉस्टिंग सिस्टम हमने अप्लाई किया। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वी गॉट 98, नॉर्मल कॉस्टिंग में वी गॉट 95.5 एंड एक्चुअल कॉस्ट में वी गॉट 94.71। तो ये हमें जानना था, समझना था, बिकॉज इन एग्जाम you will get some question जिसके ऊपर ये प्रिंसिपल अगर आपको नहीं पता रहेगा कि if you are following the actual costing system then everything has to be on actual. If you are following the normal, the first two will be actual, the third will be period determined, and if you are following the standard, it will be all on standard. ठीक है। अब सवाल आता है कि आपका कॉस्ट अकोमोलेशन कैसे होगा। तो कॉस्ट अकोमोलेशन जो होता है उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है। तो सबसे पहले बोला गया डिफरेंट डिफरेंट ऑफ अकाउंटिंग कॉस्टिंग सिस्टम है। तो कॉस्ट अकोमोलेशन सिस्टम्स आर यूज्ड टू असाइन द कॉस्ट टू द प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज, जिसका एग्जांपल है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, दैट इज कॉल्ड द जॉब कॉस्टिंग, एंड द सेकंड इज प्रोसेस कॉस्टिंग, एंड द थर्ड इज द operation costing. There are the three different type of the cost accumulation system used in the manufacturing. तीन तरीके से आप कॉस्ट को accumulate करते हो, प्रोसेस के ऊपर, जॉब के ऊपर और ऑपरेशन के ऊपर। तो प्रोसेस कॉस्टिंग क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि यहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग में when we are producing the very identical or similar units of product or service is being manufactured, तब आप यूज करते हो। फिर है जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है, व्हेन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस आर डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट, यानी इंडिविजुअल टाइप का अगर आप प्रोडक्ट बनाते हैं, हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आपके लिए जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग कब होता है, जब आपका क्या होता है, ऑपरेशन कॉस्टिंग इज अ हाइब्रिड सिस्टम इज द जॉब कॉस्टिंग एंड यूज्ड टू मटेरियल डायरेक्ट वाइल, यानी ये डिपार्टमेंट वाइज कॉस्टिंग होती है। यहाँ पे जो कॉस्टिंग होती है वहाँ डिपार्टमेंटल होती है, डिपार्टमेंटल वाइज होती है, जिसके लिए हम लोग ओवरहेड वाली जो चैप्टर है वो हम लोग पढ़ेंगे। Departmental approach used to allocate the conversion cost, material, labor is to product final product, यानी कि there is only three way method of the accumulation of cost. One is the process, second is the job order, the third is the operation costing. Our operation costing we will read when we will do the overhead. ठीक है। उसके बाद ये थोड़े इनके अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स है, ये आपको रीड करने पड़ेंगे एक बार वन टाइम। अब बोला गया कि लूसी software manufacture the specialty line of t-shirt using the job order costing. Lucy started and completed the job on city during the following cost are incurred. Material दिया हुआ है, लेबर दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट दिया हुआ है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड एट द रेट ऑफ 25 पर मशीन आवर, जॉब ICU 28 to required 800 machine hour if job ICU result is resulted in 7000 shirts. What is the cost of goods sold per unit? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं वो हम लगाने वाले हैं कौन सा, अप्लाइड कॉस्ट, ओवरहेड अप्लाइड वाला हो गया, यानी ये नॉर्मल कॉस्टिंग की सिचुएशन है। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, मटेरियल है, लेबर है, ये दोनों को तो हम ऐड कर लेंगे। तीसरा हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है जी कि हमने 7000 शर्ट बनाए हैं, ठीक है। 7000 वी रिक्वायर्ड 800 मशीन आवर। तो मशीन आवर का रेट किधर में दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है 25, ठीक है। तो यानी कि 25 इंटू 25 मल्टीप्लाई बाई 8000 डिवाइड बाई 7000 करेंगे तो हमारा कुछ कॉस्ट निकल के आ जाएगा।
अच्छा 800 है, डिवाइड बाय सही निकाला 2.8। तो पहले का हमारा कॉस्टिंग क्या रहेगा? अच्छा एक काम कर लेते हैं, यानी ये 20,000 निकल के आ गया ना, तो अब हम डायरेक्टली कर लेते हैं ना 13,700, 13,700 प्लस 4800 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 38 डिवाइड बाई, यानी पर यूनिट का कॉस्ट हमारा 5.5 आ जाएगा। ये नॉर्मल कॉस्टिंग सिस्टम के अप्रोच को अप्लाई किया गया, यानी कि मटेरियल और लेबर हमने एक्चुअल निकाली है, बाकी जो हमने ओवरहेड ली है वो हमने प्री डिटरमाइंड के रेट से निकाली है। ठीक है जी। उसके बाद अब हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग को हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, पर उससे पहले मैं आपको कुछ सवाल देता हूं जो आज आपको कल आने से पहले एक बार कंप्लीट कर के आना है। जिनको जिनको आता है उनके लिए भी, जिनको नहीं आता है उनके लिए भी। ये हम बता रहे हैं मैं क्या चाह रहा हूँ आप लोग से। मैं अभी इसको सवाल को भेज रहा हूँ, क्योंकि सब अपना अपना ईमेल आईडी मेरे को इसमें डाल दें, तो मैं आपको ये सवाल भेज दूंगा अभी ईमेल पे अटैच करके। देखिए इसमें क्या है, आपने मेरे साथ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पढ़ लिया, आपने मेरे साथ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ लिया, आपने मेरे साथ मेजरमेंट ऑफ सीओजीएम एंड सीओजीएस पढ़ लिया, यानी कि मेरे साथ आपने अभी तक पढ़ लिया है 37 प्लस 15 प्लस 51, यहाँ तक आपने मेरे साथ सवाल पढ़ लिए हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये सवाल जो है, ये जब मैं थोड़ा एमसीक्यू कराऊंगा तो फिर आपको करा दूंगा, तो यानी ये पूरे के पूरे 37 प्लस 15 प्लस 51, यानी ये तीनों सवाल, ये तीन जो है, तीन मिला के कितने होंगे, तकरीबन कोई 80 90 क्वेश्चन होंगे, 90 या 100 क्वेश्चन होंगे। इसको एक बार रीड करके जरूर आइएगा, इसका आंसर भी है, तो क्वेश्चन आंसर आई एम शेयरिंग बोथ। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा ईमेल आईडी पे इधर डाल दे, हम सबको एक बार ही में ही ईमेल आईडी पे डाल देंगे सबको। इंसाफ भाई आप भी डाल दो। हम्म